हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैग्नेटिक्स। आई एम बलदेव राज। तो कैसे हो बच्चों? आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीशन पर है और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है और इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, किस तरह से हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है। तो अगर हमें इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले लेंगे। एक लाइन पर हम रियल पार्ट को प्लॉट करेंगे और दूसरी लाइन पर हम इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करेंगे। तो हम x एक्सिस पर रियल पार्ट को प्लॉट करेंगे और y एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करेंगे। तो बच्चों देखो, जैसे x प्लस आयोटा y है, दिस मीन्स रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इतना पोर्शन रियल पार्ट को दें और यहाँ से यहाँ तक इतना इमेजिनरी पार्ट को दें तो ये पॉइंट एक्स वाई हो जाएगा। और इसको हम कहें, इस प्लेन को आपका आर्गन प्लेन भी बोला जाता है। तो ये एक्स वाई पॉइंट बन जाता है और अगर हम इसे ओ मान लें और इसको ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को हमने पी ले लिया, तो इस केस में जो ओ पी होता है इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो बच्चों यहाँ पर हम m एज्यूम कर लेते हैं और ये जो OP लाइन है ये सपोज जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या रियल पार्ट पे जहाँ पे आपने प्लॉट किया है उसके साथ थीटा का एंगल एज्यूम करती है। तो इस थीटा को आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है या इसे एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं। तो बच्चों पहले हमें अगर ये मॉड जेड कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए बहुत ही आसान है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इसमें लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर इक्वल्स ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा ओ पी स्क्वायर इक्वल्स ओ एम क्या था आपका एक्स स्क्वायर और पी एम क्या था आपका वाई स्क्वायर। तो ओ पी इक्वल्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस मीन्स जो OP जो मॉड्यूलस ऑफ Z है ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको दोबारा से समझ रहे हैं। तो आपको ध्यान हो तो x क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वही फॉर्मूला आ गया जो हमने पहले किया था, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वही चीज़ आ गई जो हमने पहले करी थी। तो ये हमने मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लिया, लेकिन बच्चों आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हम इसके बाद पोलर फॉर्म पढ़ेंगे उसमें भी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत होगी। और आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा ये आर्ग्यूमेंट है क्या, इट इज़ द एंगल, ये जो ओपी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल सबटेंड करती है उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो बच्चों क्या है आर्ग्यूमेंट? कि इट इज़ द एंगल, मैं आर्ग्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट इज द एंगल विच ओपी, ओपी मीन्स ये, विच ओपी मेक्स विथ positive x axis in anti-clockwise डायरेक्शन। तो बच्चों ये जो एंगल है थीटा, ये आपका रिप्रेजेंट करता है आर्गुमेंट को। तो अब हमने, अगर आपको ये टेन थीटा मतलब ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है तो आप इसी ट्राइंगल OPM में, इन ट्राइंगल OPM, ट्राइंगल OPM में आप लिख सकते हैं टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी y अपॉन एक्स। टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो y अपॉन एक्स आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया y क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस मीन्स जो टेन थीटा आपका बनेगा वो बनेगा इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z। तो बच्चों यहाँ पर
अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि जैसे जैसे हमारे ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जाएंगे, क्योंकि मैंने भी आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताया है कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया है इसके अकॉर्डिंग एक्स भी आपका ग्रेटर देन 0 है और वाई भी ग्रेटर देन 0 है। बट अभी हम देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए ऐसा हो जिसका रियल पार्ट लेस देन 0 है और इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है, या रियल पार्ट भी लेस देन 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी लेस देन 0 है, तो ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपकी। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, या सेकंड में हो सकता है, या थर्ड में हो सकता है, या फोर्थ में हो सकता है। और एक बात और जो समझनी है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जितने भी आपके एंगल ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स होती हैं, इनकी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट करती है, इनकी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट करती है। मीन्स अगर मान लीजिए ये थीटा π/4 आता है, थीटा π/4 कब आएगा? जब tan थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी जब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इक्वल होंगे तो tan थीटा आपका 1 आ जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो π/4 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसमें 2 पाई ऐड कर दूं, यानी मैं π/4 में 2 पाई ऐड कर दूं, तो उस केस में भी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो सेम वैल्यू का आएगा, बट उसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिक जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए यूनिक आर्ग्यूमेंट ही होना चाहिए। तो इसीलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इस थीटा को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है पाई और माइनस पाई के बीच में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो थीटा की वैल्यू होती है, यानी जो आपका एम्पलीट्यूड है, इसकी वैल्यू कभी भी पाई और माइनस पाई के बीच में रहेगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। दिस मीन्स जो आपका थीटा होता है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू पाई ग्रेटर देन माइनस पाई। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है हमेशा, अदरवाइज आपका आर्ग्यूमेंट गलत कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो, अब हम जैसे मैं आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करके दिखाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसका हम आर्ग्यूमेंट डिसाइड करेंगे क्या होगा। ये सबसे इजी पॉसिबिलिटी थी जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो हम इसको पहले के एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरे क्वाड्रेंट्स में आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। तो देखो बच्चों, अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस बार हमने लिखा है x लेस देन 0। दिस मीन्स x की वैल्यू 0 से लेस है और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है। तो आप देखिए, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने इस आर्गन प्लेन पे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो x की वैल्यू इधर आएगी और y की वैल्यू ऊपर आएगी। दिस मीन्स जो आपका ये वाला पॉइंट बनेगा pxy, वो इस बार आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा। और अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा तो इस तरह से ये लाइन ओपी बनेगी आपकी, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में इस यहाँ पे बनी थी वो अब यहाँ पे बनेगी। और ये आपका x है और ये आपका y है। तो बच्चों, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट के लिए क्या डेफिनेशन दिया है कि ये जो लाइन ओपी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। दिस मीन्स यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगी जो मैंने रेड पेन से लिखी है। तो ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना होगा। अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल मतलब ये 180 डिग्री बनता है पूरा, ये 180 डिग्री बनता है, जिसमें से आपको ये कैलकुलेट करना है। तो अगर ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल अल्फा हो तो जो इस केस में आर्ग्यूमेंट हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी पाई माइनस अल्फा। तो अब आपको ये बात ध्यान रख लेनी है कि जब भी आप आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, उस केस में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस अल्फा, वेयर व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज दिस एंगल। तो आप अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा आप ऐसे निकालेंगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, क्योंकि उस केस में मैं इसका साइन नहीं लूंगा, जस्ट इसको एक्स ही ले लूंगा, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z।
तो देखो बच्चों, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर जो रियल जेड था वो नेगेटिव था, लेकिन जब हम ये वाला एंगल अल्फा कैलकुलेट करेंगे तब हम उसके साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम उसके साइन को कंसीडर नहीं करेंगे तो अल्फा किस तरह से कैलकुलेट होगा, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, इसका मैग्नीट्यूड, और उससे जो रेशो आएगी उससे अल्फा कैलकुलेट होगा। और जब अल्फा आ जाएगा आपके पास, अल्फा को आप यहाँ पुट कर देंगे पाई माइनस अल्फा, तो उससे आपकी आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम किस तरह से आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर हर बार मैं x प्लस आयोटा वाई लूंगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो आपका x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। दिस मीन्स x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। तो बच्चों, जब हम इसको अपने आर्गन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो वो किस टाइप से आएगा, x लेस देन 0, y लेस देन 0, यानी इस तरह से आएगा वो कि x लेस देन 0, y भी लेस देन 0। तो उस केस में आपका ये वाला पॉइंट xy होगा और ये x होगा और यहाँ से ये y होगा। देखिए दोनों ही नेगेटिव हो गए हैं, x भी नेगेटिव हो गया और y भी नेगेटिव हो गया है। तो अब हम इस केस में अगर हम आर्ग्यूमेंट देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, तो बच्चों ये तो फिर ये वाला एंगल आ जाएगा यहाँ तक। लेकिन अभी हमने रिस्ट्रिक्ट किया था कि जो आर्ग्यूमेंट होता है ये हमेशा पाई और माइनस पाई के बीच में रिस्ट्रिक्टेड होता है। बट यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है देखो बच्चों, यहाँ तक पाई बनता है, ये यहाँ से लेकर, क्योंकि अगर आपको पता हो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक होता है, मैं आपको थोड़ा क्वाड्रेंट से भी बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये पाई बाय 2 तक होता है, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ये आपका पाई तक होता है। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो पाई से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन आर्ग्यूमेंट कभी पाई से ज़्यादा नहीं आती। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको फिर हम कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम ये वाला एंगल निकालने के कंपैरेटिवली ये वाला एंगल निकालेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, हम कौन सा एंगल निकालेंगे, ये वाला, सिर्फ इतना एंगल निकालेंगे। लेकिन अब क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द एंगल चेंज हो गई है आपकी, इसीलिए जो ये वाला एंगल होगा वो मुझे नेगेटिव डायरेक्शन के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो अब आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो देखो ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पाए था, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पाए होगा। अब उसमें ये वाला एंगल जो है आपका, ये हम अल्फा अगर ले ले तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, जैसे उसमें बचा था पाई माइनस अल्फा, इसमें भी पाई माइनस अल्फा बचेगा। तो अगर आप कहोगे कि इसमें भी पाई माइनस अल्फा बचेगा तो इन दोनों में आर्ग्यूमेंट सेम आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में एंगल लिया हुआ है, इसीलिए आपको उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी आप क्या लेंगे, इसका जो आर्ग्यूमेंट आप लेंगे वो लेंगे माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं अल्फा माइनस पाई। वेयर व्हाट इज अल्फा, अल्फा निकालने का बच्चों एक ही रूल है। अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इमेजिनरी z अपॉन रियल z, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये उस केस का हमने आर्ग्यूमेंट निकाल लिया व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0। अब हम अगला केस देखते हैं। तो बच्चों ये है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। तो अब देखिए, अगर हम इसे अपने आर्गन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, x ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ तक और y लेस देन 0 मतलब नीचे, तो इसका मतलब ये आपका एक्स वाई पॉइंट हो जाएगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो O, और इसको हमने ले लिया P, और हम इसको यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं। जब ये ज्वाइन हो गया तो आपका ये x है और ये y है। तो बच्चों इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में आर्ग्यूमेंट वैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें तो फिर वो यहाँ से पूरा यहाँ तक आएगा, बट हम पाई से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए हमें आर्ग्यूमेंट ये लेना पड़ेगा। अब हम इसमें, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसीलिए एंगल में नेगेटिव लगा देंगे। तो अगर हम इस एंगल को अल्फ़ा एज्यूम कर लें तो बच्चों अगर हम अब इसमें tan अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगी मैग्नीट्यूड इमेजिनरी z डिवाइडेड बाय रियल z। और क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो इसीलिए इस केस में जो आर्ग्यूमेंट बनेगा आपका
आर्ग्यूमेंट बन जाएगा माइनस ऑफ अल्फा, वेयर व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज मैग्नीट्यूड ऑफ tan अल्फा इज इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से 3-4 क्वेश्चंस के आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करके दिखाता हूं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम पोलर फॉर्म कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन की, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट की काफी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आर्ग्यूमेंट आप गलत कैलकुलेट कर दोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, अब 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। हर क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि आपको सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट 1 + √3 आयोटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट √3 है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसको मैं पहले अपने आर्गन प्लेन पे प्लॉट करता हूं, तो उससे हमारे को ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर हम इसको, ये 1 हो गया और सपोज ये आपका √3 हो गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1, √3। तो हमें मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 हैं। ये एंगल आपका थीटा हो गया। तो अगर हम इसे ओ ले लेते हैं, इसे पी ले लेते हैं, इसे एम ले लेते हैं, तो मैंने आपको एम्पलीट्यूड तो वैसे ही बता रखा है कैसे कैलकुलेट, सॉरी मॉड्यूलस तो वैसे ही बता रखा है। मॉड्यूलस ओपी कैसे कैलकुलेट होता है? अंडर द रूट ऑफ रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसमें रियल पार्ट क्या है? 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, बट अब हम उसको ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं। हाँ, अब आपका काम है इसमें एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना या आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है tan अल्फा के लिए। tan अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों? tan अल्फा के लिए फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z। तो इमेजिनरी ऑफ z कितना है आपका? √3। आपने उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो भी मैं यहाँ पॉजिटिव लेके ही करता। तो दिस मीन्स tan अल्फा इक्वल्स √3। तो इसका मतलब अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों? अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री, या अब इस क्लासेस में 60 डिग्री नहीं लिखा जाता, तो हम इसको लिख देते हैं π/3। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कितनी आ गई? π/3 आ गई। ये सबसे सिंपल केस था जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, यानी जिसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव था और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव था। अब हम 2-3 क्वेश्चन दूसरे टाइप के करते हैं। तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, -2 + 2√3 आयोटा। इसकी भी आपने पोलर फॉर्म सॉरी एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। या आर्ग्यूमेंट या मॉड्यूलस एक ही बात होता है। तो पहले कंसेप्ट्स को समझो, और मैं इसको अपने आर्गन प्लेन पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, तो उससे एरर के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। कभी गलती होगी नहीं अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अपने, इसको किसे बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको आर्गन प्लेन भी बोला जाता है। तो -2, देखिए -2 अगर मैं देखूंगा तो इस इधर आएगा कहीं, -2 है, और प्लस का 2√3 ऊपर आएगा यहाँ। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहीं कहीं बनेगा, -2 और 2√3। तो ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिया। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी जो आर्ग्यूमेंट है, देखिए मॉड्यूलस कभी गलत नहीं होता स्टूडेंट का, हमेशा गलत होती है आर्ग्यूमेंट। हमारा आर्ग्यूमेंट ये है, और क्योंकि ये थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके लिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि जो आपकी आर्ग्यूमेंट होती है वो π-अल्फा होती है। अल्फा लेकिन यहां से कैलकुलेट होगा, ये आपका अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड लेने पड़ेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट के, उसमें आपको फिर साइन कंसीडर नहीं करना होता। तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये O हो गया, ये P हो गया और ये M हो गया उसी तरह से। तो पहले अगर आपको OP कैलकुलेट करना है तो आप अपने नॉर्मल वे से चलिए। OP क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, अब मैंने सीधे कैलकुलेट कर दिया, प्लस 2√3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 4 3 = 12। तो ये आ जाएगा √16। तो इसका मतलब बच्चों कितना आ गया? इसका मॉड्यूलस 4। बस अब हमें कैलकुलेट करना है इसका आर्ग्यूमेंट।
तो मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा है कि आर्ग्यूमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आर्ग्यूमेंट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो tan अल्फा इक्वल्स मैग्नीट्यूड इमेजिनरी z अपॉन रियल z। तो ये आपके पास हो जाएगा इमेजिनरी z कितना है इसमें 2√3। यहाँ फिर ध्यान से समझ लो बच्चों, फिर गलत हो जाएगा नहीं तो। और रियल पार्ट दिखने में -2 है बट आपने उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो वो आ जाएगा 2। दिस मीन्स ये आ जाएगा √3। दिस मीन्स अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपका π/3। और अगर अल्फा π/3 आ गया तो जो आर्ग्यूमेंट होगी आपकी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगी π - π/3। दिस मीन्स आर्ग्यूमेंट आ गई आपकी 2π/3। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम पोलर फॉर्म पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको a + i के फॉर्म में नहीं गिवन, तो पहले आप इसको a + i के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो उसके लिए क्या रूल बताया था, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 1 + 3 i 1 + 3 i। तो अब आपका ये हो जाएगा 1 + 3 i + 2 i और प्लस 6 i स्क्वायर। तो देखो बच्चों मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। डिनोमिनेटर में तो आपको पता है एक ही फॉर्मूला बनेगा a - b a + b। दिस मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 3 i का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो 1 - 6 -5 और प्लस 5 i अपॉन ये आपका 10 आ गया। अब मैं बार बार आपको नहीं दिखाऊंगा करके, ये आपको पता है ये 9 i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका। अब मैंने इसको a + i b के फॉर्म में लिख दिया, -1/2 + 1/2 i। अब क्योंकि हमने इसका आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में, या जैसे कह दो हमारे अपने इमेजिनेशन का जो प्लेन है उसमें पहले हम इसको फिट कर देंगे, फिर हम इसका आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस कैलकुलेट कर देंगे। वैसे बच्चों देखने से पता लग रहा है ये ऊपर वाला ही एग्जाम्पल की तरह आ गया है, क्योंकि इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यानी इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा π - अल्फा बनेगा। और अल्फा कैसे निकालेंगे एक बार फिर हम देख लेते हैं। तो मैं इसको अभी आगे करता हूँ सब। तो देखो बच्चों मैंने ये प्लॉट कर दिया है यहाँ पर। और इस केस में अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है और आपको मॉड्यूलस निकालना है तो आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हमें π - अल्फा है, बस मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, पहले आप इसमें OP की वैल्यू निकाल लीजिए। OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही √√ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। दिस मीन्स ये आपका आ जाएगा 1/4 + 1/4। और 1/4 + 1/4 कितना होता है बच्चों, 1/2। तो इसका मतलब 1/√2। ये आपने इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट कर दिया। अब अगर आपको इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है तो वो tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका, tan अल्फा होगा मैग्नीट्यूड इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z। तो इमेजिनरी ऑफ z कितना है बच्चों, अब देखो आपने साइन को कंसीडर नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये सीधा आ जाएगा क्योंकि 1 आ जाएगा, जब आप हाफ अपॉन हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। अगर अल्फा की वैल्यू π/4 आ जाएगी तो आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट आपका आ जाएगा π - π/4। दिस मीन्स 3π/4। तो देख लो कितने सिंपल कंसेप्ट्स हैं। तो बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिसको कि मैं सॉल्व करके उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही मुझे खुशी मिलेगी कि मेरी ये नॉलेज, मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों के पास जा रहा है। और इसके लिए आपकी ही ज़रूरत है, मुझे आप ही कर सकते हैं ये काम। और यही समझ लो कि अगर मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे क्या दे रहे हैं, सिर्फ आप मुझे दे रहे हैं कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है उसकी तरफ इसको शेयर कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बच्चों देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, z इज इक्वल टू -1 - i। दिस मीन्स रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो बच्चों अगर आप इसको अपनी इमेजिनेशन में लेकर आएंगे तो देखिए हम इसको यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें। दिस मीन्स ये
रियल पार्ट आपका क्या है -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1, तो दिस मीन्स ये पॉइंट यहीं कहीं आएगा आपका, क्योंकि हमें कौन सा पॉइंट प्लॉट करना होगा -1 दिस मीन्स यहाँ पर आ गया, तो हम इसको ओ ले लेते हैं, ये आपका पी पॉइंट हो गया पहले की तरह और ये एम हो गया। तो देखो बच्चों, इस बार अगर हम देखें तो आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अगर मैं उधर से एंगल लूंगा तो फिर वो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, और ये मैंने आपसे कहा था कि ये हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर मैंने आपको बताया भी था कि जो आपकी आर्ग्यूमेंट होती है वो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होती है, या दूसरे वर्ड्स में पाई प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस पाई। तो अब मैं इसको स्ट्रेट ही कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि एम्पलीट्यूड वगैरह निकाल ही लेते हो, जो मॉड्यूलस है सिर्फ मैं tan अल्फा निकाल रहा हूँ पहले। तो जो tan अल्फा की वैल्यू आएगी, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ 1/1, क्योंकि आपको उसमें साइन कंसीडर नहीं करना होता है। तो ये आ जाएगा आपका tan अल्फा 1 आ गया, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी π/4 आ गई, और ये अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा π/4 माइनस पाई, यानी ये आपका आ जाएगा -3π/4। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ गई आपकी -3π/4। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कि हम पोलर फॉर्म कहते हैं, तो बस इसके बाद पोलर फॉर्म कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x + i/y में होता है। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म या पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं होता, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना। तो देखो हम इसको अपने, क्योंकि मैं आपको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट समझा चुका हूँ, बस अब मैं यहाँ से आपको बता दूंगा कि किस तरह से पोलर फॉर्म में लिखा जाता है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, तो ये आपका O हो गया, ये P हो गया, और ये वाला एंगल हमने आर्ग्यूमेंट में थीटा ले लिया। तो आपको पता है कि ये टर्म x थी और ये टर्म y थी, जिसमें ये पॉइंट xy था, और यहाँ OP को मैं r ले रहा हूँ, जो मॉड्यूलस है उसको मैं r ले रहा हूँ। तो जैसा कि हमें पता ही है कि r कैसे कैलकुलेट किया जाता था, r कैलकुलेट किया जाता था अंडर द रूट ऑफ रियल z का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर। तो आर कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी, वैसे इसको हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन मेन है आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखना। तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको हम m ले लेते हैं और हम ट्राइंगल लेते हैं OPM। अब ध्यान से देखो बच्चों, इन ट्राइंगल OPM इसमें हो जाएगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएं x/r, तो x/r की वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा, और इसी में अगर मैं y/r लूँ, x/r के प्लेस पे अगर हम y/r लें तो y/r की वैल्यू आपकी साइन थीटा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। और ये x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हो जाएगा z = r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो z = क्या हो जाएगा आपका, z = r बाहर आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, आपको सिर्फ थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा का मतलब आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, और आर कैलकुलेट करना है, आर का मतलब मॉड्यूलस। तो जो मैंने आपको पहले अभी समझाया है सब वही है, बस इतना डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर आप आर और थीटा कैलकुलेट करके इधर पुट करेंगे इसके अंदर, जो कि अगर वो सिंपली आपसे मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पूछता है तो हमें पुट नहीं करना होता, उसमें हमें आर और थीटा अलग अलग निकालना होता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहेगा कि एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, तो आपको थीटा और आर कैलकुलेट करके यहाँ पुट करना पड़ेगा फाइनल आंसर के अंदर। तो हम ऐसे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारी पोलर फॉर्म भी इससे कंप्लीट हो जाती है। तो देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। लेकिन पोलर फॉर्म तो तभी लिखेंगे जब हम इसको पहले a + i/b की फॉर्म में लाएंगे। तो पहले हम इसको a + i/b की फॉर्म में लाते हैं। तो a + b i/b की फॉर्म में लाने के लिए हम पहले डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो हो जाएगा a² + b² और -2ab। तो ये आ गया, आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। तो बच्चों अब आप इसको कैसे करोगे,
अब आप इसे करोगे रेशनलाइज, जो कि मैंने आपको पहली क्लास से ही बता रखा है, क्योंकि अगर आपने इसको पोलर फॉर्म में लाना है तो पहले आपको इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये आपका हो गया 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब हम डिनोमिनेटर में तो आपको पता ही है कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 25, क्योंकि बार बार एक चीज़ को बताना भी अच्छा नहीं होता। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हमेशा a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21 और 7 4 ज़ा 28 आयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे तो 3 माइनस 28, यानी ये आपका हो जाएगा -25 और ये +25 आयोटा अपॉन 25। तो ये आ गया सिंपली आपका -1 प्लस आयोटा। तो देखो दिखने में कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट स्टार्टिंग से ही क्लियर है तो हमें बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो ये आपका आ गया -1 प्लस आयोटा। अब आपने इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको एक वे और बता देता हूँ पोलर फॉर्म के लिए। वैसे आप चाहें तो इसका आर कैलकुलेट कर लीजिए, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर आप इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए आर और थीटा की जगह। लेकिन एक तरीका और बता देता हूँ मैं, उससे भी हो सकती है चीज़। तो देखिए अगर आपने इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो देखो बच्चों, हमारे पास -1 प्लस आयोटा था। तो जब भी वो पोलर फॉर्म में लिखने को कहेगा तो आप इस तरह से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं क्वेश्चन की। इसको इक्वल टू लिख लीजिए आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लीजिए। तो ऐसे कर लेते हैं -1 प्लस आयोटा इक्वल्स आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो बच्चों अगर हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करेंगे तो आर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 और आर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब आप एम्पलीट्यूड निकालने का एक वे और होता है, इन दोनों इक्वेशंस की स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दीजिए, तो उससे भी आर कैलकुलेट हो जाता है। तो देखो अगर मैं स्क्वेयरिंग और एडिंग करूंगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया इक्वल टू √2। मतलब यहाँ पे 2 आएगा, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। अभी आप एक काम कर लीजिए, ऐसे कर दीजिए तो आर की वैल्यू आ जाएगी √2। अब देखो थीटा कैसे निकालेंगे। थीटा के लिए आपको पहले से ही बता रखा है मैंने कि आपको इमेजिन कर लेना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, -1 प्लस आयोटा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप पहले tan अल्फा निकाल लीजिए। tan अल्फा के लिए क्या हमें बताया था, मैग्नीट्यूड इमेजिनरी z अपॉन रियल z। तो इमेजिनरी z कितना है आपका 1 और रियल z -1 है, बट वो आपको इसमें मैग्नीट्यूड में लिखना होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी π/4 और आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, देखिए कहीं अब ये मत समझ लीजिएगा कि आर्ग्यूमेंट π/4 हो गया, क्योंकि थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है ये, तो थीटा माइनस अल्फा यानी सॉरी पाई माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा यानी पाई माइनस π/4। तो ये आ गया आपका 3π/4। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपसे उसने ये नहीं कहा कि आप आर्ग्यूमेंट निकालिए और मॉड्यूलस निकालिए, आपसे कहा है कि पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है। तो पोलर फॉर्म क्या होती थी बच्चों, ये होती थी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इस बार थीटा कितना आया π/4, आर क्या आया था आपका √2। तो ये हो जाएगा √2 कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे हमारा पोलर फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, -1 माइनस आयोटा। इसमें आपका रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, तो आप अपनी इमेजिनेशन से सोचिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मीन्स आपका रियल पार्ट भी नेगेटिव और आपका इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा आपका। तो हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम पहले ऐसे लिख देते हैं इसको, -1 माइनस आयोटा इक्वल्स आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब हम आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 माइनस आर इक्वल्स
आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल करेंगे तो आर कॉस थीटा -1 और आर साइन थीटा -1। तो अगर अब आपको आर कैलकुलेट करना है तो आप स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दीजिए। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू √2 आ गई। तो देखो आर कैलकुलेट करना सिंपल था। अब इसमें हमें इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखो मैंने इसको आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और आपको इसमें अगर आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको पहले समझा दिया अल्फा माइनस पाई है। अल्फा कैसे निकालते हैं उसके लिए तो सिंपल सा रूल है, tan अल्फा इक्वल्स टू, देखो बच्चों दोनों नेगेटिव है रियल और इमेजिनरी पार्ट, बट अल्फा निकालते समय कभी भी नहीं लिया जाता साइन, तो tan अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई। अब जो आर्ग्यूमेंट बनेगा आपका, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा बच्चों π/4 माइनस पाई, यानी आर्ग्यूमेंट आपका हो गया माइनस का 3π/4। तो अब अगर आपने इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है तो ये हो जाएगी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर पुट कर लीजिए इसमें, आर कितना है √2 कॉस माइनस 3π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस 3π/4। और बच्चों आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज के अकॉर्डिंग आपका जो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है और जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा की जगह माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो दिस मीन्स ये आ जाएगा √2 कॉस 3π/4 और माइनस आयोटा साइन 3π/4। तो देखो बच्चों ये था हमारा पोलर फॉर्म, मैंने आपको पोलर फॉर्म कंप्लीट करा दिया है। अब आपको किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860590940, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जितना मेरे इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो सोचिए कि कितने स्टूडेंट्स को का भला करेंगे, कितने स्टूडेंट्स के लिए आप अच्छाई करेंगे और वही अच्छाई फिर वापस आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं बाकी फेसबुक ग्रुप्स पे इसके लिंक डालने बंद कर रहा हूँ। और अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो फिर आपकी वीडियोस मिस होने लग जाएंगी, क्योंकि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, डेली वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है वीडियो बनाने में तो 40 मिनट लगते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो खैर मैंने ठान लिया है कि पूरा 11th का सिलेबस डाल दूंगा बहुत जल्दी। तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।